नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए आज की हेडलाइंस पर सबसे पहले नजर डालने। भारत हुआ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल। COP27 में हुआ था लॉन्च। मैंग्रोव वनों का संरक्षण है मकसद। रामसर कन्वेंशन की हुई 14वीं बैठक। अपनाया गया वुहान डिक्लेरेशन। साल 1971 में हुए थे रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना CII। सरकार के पास है घोषित करने की शक्ति। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 चैनल पर जाइए, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। यहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। चलिए खबर शुरू करें। पर्यावरण के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए भारत ने MAC यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ज्वाइन कर लिया है। गौरतलब है कि मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान MAC को UAE द्वारा इंडोनेशिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका मकसद मैंग्रोव वनों के संरक्षण के जरिए वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाने के साथ जलवायु परिवर्तन को सीमित करना है। मैंग्रोव वन स्थलीय वनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। वहीं जमीनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 400% ज्यादा तेज गति से कार्बन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के मुताबिक मैंग्रोव को काटने पर कार्बन पर्यावरण में उत्सर्जित होता है, इसलिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। मैंग्रोव वृक्ष की प्राकृतिक मौत के बाद ये कार्बन को मिट्टी में स्टोर कर देते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव कवर का सबसे ज्यादा प्रतिशत पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन मौजूद है। आपको बता दें कि मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन स्तर की जरूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कोस्टल डिफेंस में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2011 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? मैंग्रोव अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। दूसरा ऑप्शन था मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं, जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है। तीसरा था मैंग्रोव के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और चौथा था मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इधर रामसर कन्वेंशन की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की 14वीं बैठक चीन के वुहान में आयोजित की गई। ये मीटिंग वुहान में वर्चुअली और जेनेवा में फिजिकली आयोजित की गई। दरअसल चीन रामसर कन्वेंशन में 31 जुलाई 1992 को शामिल हुआ था। इस साल चीन के इस कन्वेंशन में शामिल हुए 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर वुहान डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसका मकसद वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे वेटलैंड्स के लगातार हो रहे निम्नीकरण को रोका जा सके। वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि में स्वैम्प्स, मार्शेस, बिलेबोंग्स, लेक्स, सॉल्ट मार्शेस, मड फ्लैट्स, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, फेंस, पीट बॉग्स को शामिल किया जाता है। इसके अलावा वाटर बॉडीज जो चाहे प्राकृतिक हों या फिर आर्टिफिशियल, परमानेंट हों या फिर टेम्परोरी, इन्हें शामिल किया जाता है। इसमें पानी स्टैटिक या फ्लोइंग यानी ठहरा हुआ या बहता हुआ और ताज़ा पानी ब्रैकिश और सलाइन भी वाटर हो सकता है। साथ ही इनलैंड रिवर्स और लो टाइड पर 6 मीटर तक मरीन वाटर को भी शामिल किया जा सकता है। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। दरअसल यह कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर साल 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जानते हैं। इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुरक्षित करना है। केंद्र सरकार ने जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मिली शक्तियों के जरिए लिया है। सरकार के मुताबिक जनगणना निगरानी से संबंधित कंप्यूटर संसाधन, सेल्फ एन्यूमरेशन एंड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेब पोर्टल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेशन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इंडिया के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यानी CII हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के मुताबिक CII से मतलब ऐसे कंप्यूटर संसाधनों से है जिन्हें नुकसान पहुंचने पर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सरकार के पास इन संसाधनों को सुरक्षित करने के लिहाज से CII घोषित करने की शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति घोषित CII को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कानूनन 10 साल तक की सजा हो सकती है। साल 2014 में बनी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को इन्हें सुरक्षित करने के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। डिजी लॉकर में अब हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी स्टोर किया जा सकेगा। इसमें नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड्स मसलन वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और हेल्थ रिपोर्ट्स शामिल होंगे। अब डिजी लॉकर को पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप की तरह यूज किया जा सकेगा। ये डिजी लॉकर और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लिंक करने से पॉसिबल हो सकेगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का प्रयोग करके गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी भी लागू की जा सकेगी। लोग आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली स्टोर कर सकेंगे। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स से विभिन्न हेल्थ प्रोवाइडर्स की डिसीजन मेकिंग में भी सुधार होगा। इस मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन का मकसद स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न हितधारक मसलन पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स आदि के बीच मौजूद गैप्स को डिजिटल ब्रिज के जरिए कम करना है। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है, भारत में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस कानून के तहत घोषित किए जाते हैं? निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुहान डिक्लेरेशन आर्द्र भूमियों से संबंधित है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लागू किया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने और इनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकीय पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। या फिर किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। मैं आपको बता दूं कि यह सवाल UPSC ने पूछा था। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प A। दूसरा सवाल पूछा था मैंने, हाल ही में सुर्खियों में आया अग्निलेट क्या है? यह एक नई प्रकार की सिनेमा मोशन कैप्चरिंग तकनीक है जो दिन के उजाले में भी आग के दृश्यों को दक्षता के साथ शूट कर सकती है। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में खोजी गई एक पौधे की नई प्रजाति का प्रचलित नाम है। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया एक नाभिकीय ईंधन उपकरण है जो अग्नि मिसाइलों के रेंज में वृद्धि करता है। या फिर भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस पहल से आपको जरूर लाभ हो रहा होगा। इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।